हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 10 हमारा चल रहा है, जिसमें देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव यानी कि ट्रांसजेनिक जीव क्या होते हैं। साथ ही साथ देखेंगे ट्रांसजेनिक फसलें या पौधे क्या होती है, ट्रांसजेनिक पौधे या फसल तैयार करने के उद्देश्य क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक फसलों के क्या क्या लाभ हुआ हानियां होती है। तो यहां पे देखिए 4 से 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखेंगे। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और यहां से डेफिनेट रूप से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यदि हम समझें कि आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव यानी कि ट्रांसजेनिक जीव इनको हम कहते हैं। तो ट्रांसजेनिक जीव यानी कि आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव होते क्या हैं। तो इनको देखिए सबसे पहले तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि जीएमओ का पूरा नाम बताइए। तो देखिए जीएमओ का पूरा नाम क्या होता है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव। इसको यदि हिंदी में कहेंगे तो क्या होगा, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव या ट्रांसजेनिक जीव होते क्या हैं। तो देखिए ऐसे जीव जिनके जीनोम में, मतलब जीनोम का मतलब होता है जीनों का समूह, तो ऐसे जीव जिनके जीनों के समूह में या कि जीनोम में किसी अन्य जीव के डीएनए या जीनों का समावेश किया जाता है, उन्हें हम ट्रांसजेनिक जीव या आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव कहते हैं। ऐसे किसी भी जीव जिसके अंदर किसी दूसरे जीव के डीएनए या जीनों का समावेश किया जाए उसे ही हम ट्रांसजेनिक जीव या आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव कहते हैं। देखिए बेसिकली जैव तकनीकी की ये भी एक शाखा है। तो जैव तकनीकी यानी बायोटेक्नोलॉजी की इस ब्रांच को यानी इस शाखा को हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक्स कहते हैं। तथा वे जीन जिन्हें अन्य जीव के जीनोम में स्थानांतरित किया जाता है उन्हें हम ट्रांसजीन्स कहते हैं। तो ऐसे जीन्स जिनको किसी अन्य जीव के जीनोम में स्थानांतरित किया जाता है उन्हें हम ट्रांसजीन्स कहते हैं। एक चीज और आपको यहां पे ध्यान में रखनी है कि जो ट्रांसजेनिक जीव होते हैं, तो ट्रांसजेनिक जीवों के उत्पादन की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ट्रांसजीनेसिस कहते हैं। मतलब किसी भी प्रकार से आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव या ट्रांसजेनिक जीवों के उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसजीनेसिस कहते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि ट्रांसजेनिक जो पौधे होते हैं या ट्रांसजेनिक फसलें होती है क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले यदि हम समझें कि ट्रांसजेनिक फसलें क्या होती है, तो देखिए ऐसी फसलें जिसमें अन्य फसलों के जीन या डीएनए पाए जाते हैं उन्हें ही हम ट्रांसजेनिक फसलें कहते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही कहा कि ऐसे सभी जीव जिनके जीनोम में यदि किसी जीव के अन्य जीव के डीएनए या जीनों का समावेश करा दिया जाए तो उससे जो नया जीव बनेगा उसे हम ट्रांसजेनिक जीव कहेंगे। तो यहाँ पे आप समझ भी सकते हैं कि ट्रांसजेनिक जैसे जीव आपने देखा, सेम उसी प्रकार ट्रांसजेनिक फसल और ट्रांसजेनिक पौधे हैं। मतलब ऐसे कोई भी फसलें जिसमें किसी अन्य फसलों के जीन या डीएनए पाए जाते हैं उन्हें ही हम ट्रांसजेनिक फसलें कहते हैं। सेम इसी प्रकार आप पौधों को भी बता सकते हैं कि ऐसे पौधे जिनमें किसी अन्य पौधों के जीन या डीएनए पाए जाते हैं उन्हें हम ट्रांसजेनिक पौधे कहते हैं। तो चाहे आपसे ट्रांसजेनिक जीव पूछे, चाहे ट्रांसजेनिक फसलें पूछे, चाहे ट्रांसजेनिक पौधे या प्लांट पूछे, तीनों में थोड़ा सा बस डिफरेंस है। बस जहाँ पे आप जीव लिखते हैं वहाँ पे आपको फसल करना है, जहाँ पे आप फसल करते हैं वहाँ पे आपको पौधे करना है। तो यदि किसी भी फसलों में किसी अन्य फसलों के जीन या डीएनए पाए जाते हैं तो उन्हें ही हम ट्रांसजेनिक फसलें कहते हैं। चूंकि देखिए ये फसलें जो होती है, ऐसी फसलों के आनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं या आनुवांशिक पदार्थ में बेसिकली जो जीन होते हैं ये बाहरी जीन के प्रवेश के कारण ही रूपांतरित हो जाते हैं। तो ऐसी सभी फसलों में आनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं यानी जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो सभी बाहरी जीन के द्वारा ही प्रवेश करते हैं और उनके प्रवेश के कारण ही ये रूपांतरित हो जाती हैं। तो किसी भी पौधे या किसी भी फसल के अंदर यदि किसी दूसरे जीव या किसी भी
दूसरे फसल के यदि जीनों को रूपांतरित करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उस फसल में कई सारे दूसरे प्रकार के गुण आ जाएंगे, यानी वो जीव जो है रूपांतरित हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन्हें आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी फसलों में जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो बाहरी जीन के प्रवेश के कारण रूपांतरित हो जाते हैं, अतः इन्हें आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें भी कहते हैं। तो ट्रांसजेनिक फसलों को हम आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें भी कहते हैं। इसके बाद देखिए ट्रांसजेनिक जो पौधे होते हैं, ट्रांसजेनिक पौधों को तैयार करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसके देखिए प्रमुख 4 से 5 उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्ट हैं, जिनको कि आपको समझना है। कई बार ट्रांसजेनिक पौधों को तैयार करने के उद्देश्य क्या होते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ट्रांसजेनिक पौधों को तैयार करने के उद्देश्य क्या होते हैं? देखिए पहला उद्देश्य क्या है कि कोई भी यदि रोग है तथा कोई भी कीट प्रतिरोधी जो किस्म होती है, तो कीट प्रतिरोधी किस्म के पौधों को उत्पन्न किया जा सकता है किसके माध्यम से? ट्रांसजेनिक पौधों के माध्यम से। तो ट्रांसजेनिक पौधों को तैयार करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि इससे जो पौधा तैयार होगा वो रोग होगा तथा कीट प्रतिरोधी होगा। तो रोगी तथा कीट प्रतिरोधी किस्म के पौधों को उत्पन्न किया जा सकता है किसके माध्यम से? तो ये भी ट्रांसजेनिक पौधों को तैयार करने का प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा, ट्रांसजेनिक पौधों के माध्यम से क्या लाभ हो सकता है? देखिए तो ट्रांसजेनिक पौधों को के बनाने के प्रमुख उद्देश्य में दूसरा क्या है कि अधिक आकर्षक तथा सुगंध युक्त पुष्प वाले पौधों का उत्पादन भी किया जा सकता है। तो ट्रांसजेनिक पौधों को तैयार करने का दूसरा उद्देश्य ये भी है कि इसके द्वारा अधिक आकर्षक यानी अधिक अट्रैक्टिव तथा इसके अलावा सुगंध युक्त पुष्प वाले पौधों को भी उत्पन्न किया जा सकता है। तीसरा उद्देश्य क्या है कि देखिए वातावरण में उत्पन्न होने वाले कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो कि ज़्यादा समय तक विषम परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि हम ट्रांसजेनिक पौधों को तैयार करें तो ट्रांसजेनिक पौधों में कई सारे ऐसे पौधे विकसित हो जाते हैं जो कि विषम परिस्थितियों में रहने के बावजूद भी अधिक समय तक अपने आप को वातावरण में बनाए रह सकते हैं। मतलब वातावरण में उत्पन्न होने वाले जो विषम परिस्थितियों का सामना करने वाले जो पौधे होते हैं, तो इस प्रकार सक्षम पौधों का उत्पादन भी किया जा सकता है किसके माध्यम से? ट्रांसजेनिक के माध्यम से, यानी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित करके। तो पौधों को आनुवांशिक रूप से रूपांतरित करके या ट्रांसजेनिक पौधों को तैयार करने का एक ये भी उद्देश्य है कि इसके द्वारा कई सारे ऐसे पौधों को विकसित किया जा सकता है जो कि विषम परिस्थितियों में भी काफी समय तक सक्षम रहते हैं। अगला देखिए प्रमुख उद्देश्य क्या है कि कई प्रकार के फल तथा सब्जी प्रदान करने वाले जो पौधे होते हैं, जैसे कि टमाटर हो गया, आलू, केला आदि जो होते हैं, इनमें वैक्सीन का उत्पादन भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से वैक्सीन के उत्पादन में भी ट्रांसजेनिक पौधों को तैयार करने का एक प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद देखिए कभी कभी ट्रांसजेनिक फसलों के लाभ पूछता है, तो कई सारे ट्रांसजेनिक फसलों के लाभ हैं। देखिए सबसे पहले यदि ट्रांसजेनिक फसलों के लाभ देखें तो पहला लाभ क्या है कि आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पौधों में वांछित फिनोटाइप लक्षण उत्पन्न करना। तो इसके माध्यम से एक विशिष्ट प्रकार के जीनों का समावेश करा करके आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जो फसलें होती है उनमें वांछित प्रकार के यानी एक अच्छे प्रकार के फिनोटिपिक लक्षण को प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि उत्पन्न किया जा सकता है। इसके बाद देखिए जो ट्रांसजेनिक फसलें होती है उनमें विशिष्ट जैव रासायनिक पथ वाले उत्पादों के संश्लेषण को भी उत्पन्न किया जा सकता है। तो ट्रांसजेनिक फसलों में विशिष्ट जैव रासायनिक पथ वाले उत्पादों का भी यानी प्रोडक्ट का भी संश्लेषण किया जा सकता है। तीसरा देखिए लाभ क्या है ट्रांसजेनिक फसलों से कि इन फसलों में जो पूर्व से उपस्थित जीन होते हैं या पूर्व से उपस्थित जो जीव होते हैं उनकी अभिव्यक्ति को रोकने में भी सहायता मिलती है। तो कोई भी जीव यदि फसलों में पहले से उपस्थित है तो उसकी अभिव्यक्ति को रोकने में भी मदद मिलती है। चौथा देखिए यहाँ पे लाभ क्या है कि इस प्रकार की जो फसलें होती है वो कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान को कम करती है। तो एक ये भी प्रमुख रीजन है या आप ये कह सकें ये भी इंपॉर्टेंट लाभ है या प्रॉफिट है किससे? ट्रांसजेनिक फसलों से। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की जो फसलें होती है कटाई के पश्चात क्या होता है कि नुकसान हो जाती है, लेकिन इस प्रकार की जो फसलें होती है कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान को भी कम करती हैं।
देखिए इसका एक आखिरी लाभ क्या है कि इस प्रकार की जो फसलें होती है ये बेसिकली रासायनिक पीड़कनाशकों पर कम निर्भर करती है। तो इस प्रकार से इसके लिए रासायनिक पीड़कनाशियों पर भी निर्भर नहीं रहना होता है। तो ट्रांसजेनिक फसलों के जितने भी लाभ हैं आपको तैयार करने हैं। इसके बाद देखिए ट्रांसजेनिक फसलों की हानियां क्या क्या हो सकती है। तो कई सारी हानियां भी है ट्रांसजेनिक फसलों को तैयार करने से। तो ट्रांसजेनिक फसलों से देखिए पहली हानि क्या है कि इस प्रकार की कुछ फसलें जो होती है उनमें बीज उत्पन्न करने की शक्ति जो है वो कम हो जाती है, जिस कारण से क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष जो किसान होते हैं किसानों को नए बीज खरीदने पड़ते हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि जो छोटे किसान होते हैं, दूसरा आप हानि देख सकते हैं कि छोटे किसान जो होते हैं वो प्रत्येक बार इन फसलों को नहीं उगा सकते क्योंकि ये फसलें बहुत महंगी आती है। तो दूसरा रीजन या दूसरी हानि ये भी है कि हर बार किसान इस फसल को नहीं उगा सकता है क्योंकि ये फसलें मार्केट में काफ़ी महंगी आती हैं। तो ये फसलें बहुत महंगी होती है इसलिए इनको हर बार किसान नहीं उगा सकता है। तो एक हानि तो ये भी है कि इसकी प्राइस ज़्यादा होती है। दूसरा देखिए क्या है, जैसा कि आपने पहला देखा कि इस प्रकार की कुछ फसलों में बीज उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती है। तो कुछ फसलें ऐसी है जिनमें बीज ही उत्पन्न नहीं होते हैं। अब जब बीज ही उत्पन्न नहीं होंगे तो किसानों को तो हर वर्ष फिर अलग से बीज खरीदने पड़ेंगे बोने के लिए। तो इस प्रकार से ये पहली हानि थी। दूसरी हानि क्या है कि छोटे किसान जो होते हैं वो महंगाई के चलते बार बार इस फसल को नहीं खरीद सकते हैं। तीसरा आप देख पाएंगे यहाँ पे कि इस प्रकार की जो फसलें होती है उनसे लोगों में एलर्जी उत्पन्न करने की भी संभावना लगी रहती है। तो एलर्जी के डर के कारण भी इन फसलों का उत्पादन कम किया जाता है। तो ट्रांसजेनिक फसलों का एक ये भी हानि है कि इससे बॉडी में एलर्जी भी उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद देखिए यहाँ पास आपको देखना है ट्रांसजेनिक जो फसल होती है, तो ट्रांसजेनिक जो फल होते हैं इसके अलावा जो खाद्य पदार्थ होते हैं या जो सब्जियां वगैरह होती है इनके कई सारे एग्जाम्पल हैं जो कि ट्रांसजेनिक फल पौधे या खाद्य पदार्थ सब्जियों के एग्जाम्पल हैं। अक्सर यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यहाँ से देखिए कई सारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी जरूर आपके एग्जाम में आएंगे। सबसे पहले देखिए ट्रांसजेनिक यदि फसल में देखें तो सबसे पहले जो गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस आपको समझना है, इसको हम हिंदी में सुनहरी चावल भी कहते हैं। तो गोल्डन राइस का मतलब क्या है? सुनहरी चावल। तो गोल्डन राइस की यदि हम बात करते हैं तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि राइस यानी कि चावल। तो चावल किससे बनता है? धान से बनता है। तो यदि हम धान की बात करते हैं तो देखिए यह धान की एक विशिष्ट प्रकार की ट्रांसजेनिक किस्म होती है। तो जो गोल्डन राइस होती है यह धान की एक ट्रांसजेनिक किस्म है जिसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अब आपको यहां से दो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि गोल्डन राइस में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, तो वो आपको याद रखना है, विटामिन ए। दूसरी चीज तो आपने देखी लिखी है, धान की ट्रांसजेनिक किस्म होती है। और तीसरी प्रमुख बात यह है कि एक क्वेश्चन और आता है कि अंधत्व के निवारण में कौन सी फसल उपयोगी है, तो गोल्डन राइस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे रेप ऑयल सीड। रेप ऑयल सीड ये भी एक प्रकार से ट्रांसजेनिक सीड है। तो देखिए ये एक नया ट्रांसजेनिक पौधा होता है जिसमें वास्टा नामक खरपतवार नाशी के प्रति प्रतिरोधकता पाई जाती है। तो यह रेप ऑयल सीड भी क्या होता है? एक प्रकार का ट्रांसजेनिक पौधा होता है जिसमें वास्टा नामक जो एक खरपतवार होता है जो कि बेसिकली फसलों को नष्ट करता है। तो उस खरपतवार को नष्ट करने के लिए इसमें प्रतिरोधकता पाई जाती है। तो किस खरपतवार को नष्ट करने के लिए? वास्टा नामक खरपतवार को नष्ट करने के लिए इस रेप ऑयल सीड में कई प्रकार के प्रतिरोधी गुण पाए जाते हैं जो कि प्रतिरोधकता उत्पन्न करती है। किसके लिए? खरपतवारों के लिए, मतलब खरपतवारों से बचाती है। रेप ऑयल सीड एक ऐसी ट्रांसजेनिक फसल है या एक ऐसा ट्रांसजेनिक पौधा है जो कि बेसिकली वास्टा नामक खरपतवार से पौधे को बचाता है। इसके बाद आपको एक और एग्जांपल ध्यान देना है, वो है फ्लावर सॉर टमाटर। तो देखिए इसको कभी कभी फ्लावर सॉर टमाटर भी लिखा आपको कहीं पे मिलता है। तो ये फ्लावर सॉर टमाटर जो है ये जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि टमाटर, तो ये टमाटर की ही एक ट्रांसजेनिक किस्म होती है और यह बेसिकली सामान्य टमाटरों की अपेक्षा अधिक समय तक खराब नहीं होती है। तो आपको याद रखना है कि फ्लावर सॉर टमाटर ये भी एक ट्रांसजेनिक जो है टमाटर का पौधा है या टमाटर की ट्रांसजेनिक किस्म है जो कि सामान्य टमाटरों की अपेक्षा अधिक समय तक खराब नहीं होता है। इसके बाद देखिए एक और एग्जाम्पल है बीटी काटन। तो बीटी काटन या कपास की यदि हम बात करते हैं
तो यह कपास की एक बेसिकली कीट प्रतिरोधी किस्म होती है। मतलब इसमें ऐसे कीट प्रतिरोधी गुण विकसित हो जाते हैं जो कि कीटों को आकर्षित नहीं होने देते हैं। तो यह कपास की एक कीट प्रतिरोधी किस्म होती है और यह एक बेसिकली ट्रांसजेनिक पौधा होता है कपास का, जिसमें बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु का एक जीन स्थानांतरित किया गया है। मतलब इस बीटी काटन या बीटी कपास में जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक बैक्टीरिया होता है, इसके कई सारे जीनों को स्थानांतरित कर दिया जाता है किस पौधे में, बीटी काटन में। और यह जीन एक प्रोटीन का निर्माण करता है। मतलब हमने क्या कहा कि जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु होता है तो उसका एक जीन स्थानांतरित कर दिया जाता है किसमें, बीटी काटन के अंदर। तो जैसे ही बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु के जीन को स्थानांतरित किया जाता है बीटी काटन के अंदर, वैसे ही बीटी काटन में एक प्रोटीन का निर्माण होता है और इस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण कपास के पौधे में भी क्या हो जाता है, जहरीले प्रोटीन्स का निर्माण हो जाता है। और यह जहरीले प्रोटीन्स क्या करते हैं कि लेपिडोप्टेरा जो गण होता है कीटों का, तो लेपिडोप्टेरा गण के कई सारे ऐसे कीट होते हैं जो कि बेसिकली बीटी काटन पर यानी कपास पर आक्रमण करते हैं। तो जैसे ही लेपिडोप्टेरा के कीट जो है इस पर आक्रमण करते हैं, वैसे ही इसके अंदर जहरीले प्रोटीन का निर्माण हो चुका होता है। तो बीटी काटन क्या करता है कि यह बेसिकली क्या करता है कि जो जहरीले प्रोटीन होते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु का जीन प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जिस कारण से इसके अंदर जो है एक जीन का स्थानांतरण हो गया है। और इस जीन की उपस्थिति के कारण क्या हो जाता है, कपास के अंदर जहरीले प्रोटीन्स का निर्माण हो जाता है। और यही जहरीले प्रोटीन्स जो होते हैं जो कि कीटनाशक होते हैं, बेसिकली जो लेपिडोप्टेरा गण के कीट होते हैं, जैसे ही कपास के पौधे पर आक्रमण करते हैं तो ये जहरीले प्रोटीन जो होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। अर्थात कपास की यह किस्म जो होती है कीटों के लिए प्रतिरोधी हो गई है। तो इस प्रकार से कपास की ये जो ट्रांसजेनिक किस्म होती है यह कीटों के लिए प्रतिरोधी होती है, अर्थात कीटों को नष्ट करने का काम करती है। तो देखिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।